हेलो फ्रेंड्स, आर के जी एकेडमी में आपका स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे यही कहूँगी कि इस वीडियो को पहले सबसे से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी इस एनसीईआरटी के ये जो चैप्टर मैंने दिया है, जो आज की वीडियो में लेकर आई हूँ, वो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूज़फुल है और अन्य टीचिंग एग्ज़ाम जैसे कि बीपीएससी, एचटेट, ओके, डीएसएसपी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो स्टूडेंट जो साइंस स्ट्रीम से हैं। तो इस चैनल और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कार्य से संबंधित। आज का जो चैप्टर है वो है कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित वाला आपका चैप्टर है और एनसीईआरटी से लिया है मैंने। और कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाले चैप्टर से इसमें जो कि आपके क्लास 11th में भी है, 9th में भी है, ओके, और 10th में भी है। तो ये चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लेवल के थे और जिस टाइप से बन सकते थे, वो मैं यहाँ पे आपके लिए लेकर आई हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर देखते हैं कि कार्य से संबंधित निम्नलिखित कथन यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से कौन कौन से कथन है? देखिए यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं। अच्छा, तीसरा भी कथन यहाँ पर दिया है। देखिए क्या है, पहला है किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के परिमाण तथा बल, ये परिमाण है, ठीक है, ये क्या है, परिमाण है, ये परिणाम नहीं है, ये परिमाण है, ठीक है, उसके परिमाण, ठीक है, बल के परिमाण तथा बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। दूसरा है कार्य में केवल परिमाण होते हैं, कोई दिशा नहीं होती। और आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो कह रहा है यदि कोई वस्तु विस्थापित नहीं होती है तो तब उस पर किया गया कार्य कैसा होता है, शून्य होता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। अब एक ही इसमें क्या कह रहा है कि इनमें से बताना है कि उपयुक्त में से कौन से कथन जो है वो असत्य हैं। देखिए केवल एक और दो और 3 और ये सभी, इनमें से बताना है कि कौन सा। तो यहाँ पर असत्य कथन जो होगा वो देखिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि कौन सा वाला होगा। तो वो है आपका पहला वाला कथन गलत है। क्यों असत्य है? देखिए किसी वस्तु पर किया गया कार्य उस वस्तु पर लगने वाले बल के परिमाण और बल की दिशा, ये परिमाण है, जैसा कि मैंने अभी बताया है आपको, ये क्या है, परिमाण है, ठीक है। परिमाण तथा बल की दिशा, ठीक है, उत्पन्न त्वरण के बराबर होता है। दिशा में उत्पन्न त्वरण, जो त्वरण उत्पन्न होता है उसके बराबर होता है। तो ये वाला कथन जो है आपका बिल्कुल गलत है, यानी असत्य है। क्यों असत्य है? क्योंकि किसी वस्तु पर किया गया कार्य जो होता है वो उस पर लगने वाले बल और बल की दिशा में जो त्वरण विस्थापन जो उत्पन्न होता है उसके, जो उसका जो गुणनफल होता है उसके बराबर होता है, ठीक है, उसके तुल्य मान सकते हैं आप उसको, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया आपका सही ऑप्शन पूछा था, ये पूछा था कि कौन सा कथन इसमें असत्य है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ये जो है असत्य है। अब देखिए बाकी के 2 भी मैं समझा देती हूँ आपको। कार्य में केवल परिमाण होते हैं, कोई दिशा नहीं होती है, ये बात बिल्कुल सही है। कार्य एक अदिश राशि है, आप सभी जानते हैं कि अदिश राशि है, यानी कार्य में केवल एक परिमाण उपस्थित होता है, ठीक है। और जबकि विस्थापन में क्या होता है, वस्तु विस्थापित नहीं होती जब तक उस पर किया गया कार्य शून्य होता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब विस्थापन आरोपित बल का मान शून्य होता है तो किए गए कार्य, जो भी कार्य किया जाता है उसका वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है, शून्य होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये दोनों तो पॉइंट आपके यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे, सिर्फ पहला वाला गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल एक है जो वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण शून्य कार्य से संबंधित है? कौन सा है? देखिए यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए 4 जो पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं कि घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज, ये क्षैतिज है, क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड, ठीक है, कोई भी गतिमान पिंड है। दूसरा ऑप्शन है सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा हुआ मनुष्य। तीसरा है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ चंद्रमा। और चौथा पॉइंट है आपका खुरदरे तल पर वस्तु को खींचने पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य। तो ये जो आपके दिए गए हैं इनमें से कौन सा जो उदाहरण है वो शून्य कार्य से संबंधित है, वो आपको बताना है। मतलब इनमें से जितने जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, वर्क बिल्कुल 0 है, जहां पर कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, वो बताना है आपको। तो इसमें से हो जाएगा आपका, मैं आपको बताती हूँ, इसमें से जो होगा आपका जो लास्ट वाला होगा ना, यहाँ पर आपका
ये ऑप्शन ये तो आपका, अच्छा चलिए स्टार्टिंग से ही देख लेते हैं यहाँ पर। ये तो नीचे से देखते हैं। खुरदरे तल पर वस्तु को खींचने पर घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, ये तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये सही है, ठीक है, इसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता जो चंद्रमा होता है उसमें देखते हैं हम, ठीक है, तो वो भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर सही है कि नहीं, ये देखिए इसमें तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य, इसमें तो कार्य हो रहा है, तो ये तो आपका सही नहीं है, ठीक है। इसमें तो ये कार्य से संबंधित है, इसमें तो काम हो रहा है, वो बताना जहां पर काम नहीं हो रहा है, कार्य जहां पर शून्य है। चक्कर जो चंद्रमा जो चक्कर लगा रहा है इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, वो अपनी ही जगह पे घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है वो, तो यहाँ पर कार्य 0 है, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा, अपने सिर पर भार उठाकर एक स्थान पर खड़ा मनुष्य एक ही जगह पर खड़ा है ना वो, तो ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा अब देखिए पहला वाला, घर्षणहीन चिकनी क्षैतिज मेज पर गतिमान पिंड, ये भी आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यानी यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है, उन जो ऐसे एग्जाम्पल हैं ये 3 जिनमें कोई भी कार्य यहाँ पर आपका नहीं हो रहा है, तो हम इसमें से कौन सा बताएंगे, हम इसमें से बताएंगे फोर्थ वाला ऑप्शन डी वाला, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का क्या है, दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़िए और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अभी आजकल टीचिंग वैकेंसीज बहुत निकल रही हैं, डीएसएसबी में भी कुछ टीजीटी की पोस्ट यहाँ पर निकली हुई हैं, जो कि आप टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप लोग चाहें तो फॉर्म फिल कर सकते हैं, आप वेबसाइट पर जाकर पूरा देख सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी वहाँ पर। मैं चाहती थी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ थोड़ी सी, कि जो डीएसएसबी में टीजीटी की पोस्ट निकली हुई है, शायद 800 कुछ पोस्ट हैं, और आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सीटेट है तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जूनियर वाला सीटेट अगर आपका क्वालिफाई है तो आप अपने सब्जेक्ट से वहाँ पर टीजीटी के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। दिए गए कथन ए और कारण आर को पढ़ना है और कूट की सहायता से सही उत्तर का आपको चयन करना है। देखिए यहाँ पर कारण क्या दे रखा है, आर कथन ए है, जब कोई बल किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है, ठीक है। अवमंदित से मतलब है, अवमंदित मतलब उसको वहां पर रोक के रखता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है। उस टाइम पर जो बल द्वारा जो कार्य हो रहा है वो क्या है, 0 है। कारण आर क्यों है, क्योंकि शून्य कार्य होने के लिए विस्थापन का मान शून्य होना चाहिए, ऐसा कारण यहाँ पर दिया गया है। अब आपको बताना है इसमें से कि कौन सा सही है गलत है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनके अकॉर्डिंग आपको सही बताना है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा है ए सही है किंतु आर गलत है। चौथा है ए गलत है किंतु आर सही है। अब इसमें से बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें से सही ऑप्शन होगा आपका ये वाला, फोर्थ वाला। फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए यहाँ पर ए गलत है किंतु आर सही है। आर क्या है, शून्य कार्य होने के लिए विस्थापन का मान शून्य होता है, तो ये तो भाई सही है। शून्य कार्य होने के लिए विस्थापन भी शून्य होगा। जब विस्थापन ही शून्य है तो कार्य तो शून्य होगा ही, ऑब्वियसली सी बात है, कोई काम ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कथन क्या था, जब कोई बल किसी वस्तु की गति को अवमंदित करता है तो बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। भाई जब उसको अवमंदित हो रहा है तो बल वहां पर शून्य, जो कार्य वहां पर शून्य कैसे हो जाएगा, वहां तो कार्य हो रहा है ना। जब हम किसी भी चीज को फोर्स करके उसके ऊपर बल लगाकर उसको विस्थापित करेंगे एक जगह से दूसरी जगह के लिए, तो उसमें तो कार्य कुछ ना कुछ कार्य तो उसमें होगा ना भाई, शून्य थोड़ी ना होगा वहां पर कार्य। तो ये तो आपका ए कथन जो हो गया वो गलत हो गया, तो आर आपका सही है और ए आपका गलत है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हो जाएगा वो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, आपका जो ऑप्शन होगा यहाँ पर फोर्थ वाला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं कि निम्न में से कौन से बल संरक्षी बल हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं संरक्षी बल के, स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल, घर्षण बल और श्यान बल। इनमें से कौन से बल जो हैं वो आपके संरक्षी बल हैं। अच्छा, संरक्षी बल आप जानते हैं, संरक्षी बल कौन से होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि जो ये भी जो सारे बल दिए गए हैं ये सब कैसे, ये संरक्षी बल के उदाहरण है, ठीक है। किसके उदाहरण है, ये संरक्षी बल के। अच्छा, एक चीज समझ लीजिए पहले आप अच्छी तरह से कि संरक्षी बल जो होता है, आप देखिए किसी भी पिंड को जब एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है ना, वो केवल पिंड को प्रभावित, जो उसका पिंड का जो स्टार्टिंग और उसका जो लास्ट की जो स्टेज होगी
उस पर डिपेंड करता है ना, उसकी फर्स्ट स्टेज उसकी लास्ट स्टेज पर डिपेंड करेगा, ना कि उसके जो पिंड होगा ना, उसका पिंड का जो उसका रूट होगा, जो पिंड का पथ होगा, उस पर निर्भर डिपेंड नहीं करता है वो, ठीक है। तो ये तो चीज हो गई आपके संरक्षी बल के बारे में, है ना। तो ये आपके एग्जाम्पल हैं। तो इसमें आपसे पूछा था कि संरक्षी बल इनमें से कौन से हैं, कौन से इनमें से संरक्षी बल जो होगा वो हो जाएगा आपका श्यान बल। जो श्यान बल होगा ये आपका क्या हो जाएगा, संरक्षी बल यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, श्यान बल जो संरक्षी बल, सॉरी ये गलत है, श्यान बल संरक्षी बल नहीं है, यहाँ पर पढ़िए आगे भी दिया गया है, यहाँ पर और भी है। अच्छा, मैंने सोचा 4 ही दिए गए हैं, और भी ऑप्शन है। देखिए 5वां था गुरुत्वाकर्षण बल। अब इनमें से बताना था कि कौन से बल हैं, इन 5 में से कौन से बल हैं जो आपके संरक्षी बल हैं। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल जो होगा, एक तो यही आपका संरक्षी बल हो गया, ठीक है, ये आपका संरक्षी बल हो गया। और एक यहाँ पर ये हो गया आपका स्थिर वैद्युत बल भी हो गया, और वैद्युत चुंबकीय बल भी हो गया। ये आपका क्या हो गया, संरक्षी बल, स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल, और आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो हो गया यहाँ पर क्या हो गया, चुंबक, यहाँ पर ये संरक्षी बल हो गए आपके, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन जो हो जाएगा आपका वो सही हो जाएगा 1, 2 और 5। 1, 2 और 5 जो हो जाएगा यहाँ पर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। संरक्षी बल यहाँ पर 1, 2 और 5 यानी स्थिर वैद्युत बल, वैद्युत चुंबकीय बल और आपका गुरुत्वाकर्षण बल जो होंगे वो संरक्षी बल के एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। ये समझ आया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन उसके द्वारा किए गए कुल कार्य से किया जाता है। दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा का योग होती है। यहाँ पर ये दिया गया है आपको, ठीक है। यहाँ 2 ऑप्शन, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं आपको, 2 कथन दिए गए हैं। अब इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो कथन है वो आपका सही है। देखिए यहाँ पर लिखा है कौन सा कथन आपका सही है, इनमें से दोनों में से वो आपको बताना है। तो इनमें से मैं आपको बता दूं, आपका ओनली ये फर्स्ट वाला ही सही है, ठीक है। किसी वस्तु में निहित ऊर्जा का मापन उसके द्वारा किए गए कुल कार्य से किया जाता है, यही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों सही हो जाएगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। किसी वस्तु में जब कोई किसी भी वस्तु में जब कोई ऊर्जा होती है तो उसका जो मेजरमेंट होता है वो उसके द्वारा जो कुल कार्य किया जाता है, जो वर्क किया जाता है, ठीक है। जिससे क्या होता है, वस्तु अपनी क्या होती है, जो उसकी प्रेजेंट की स्टेज होती है वो उस स्टेज में आने पर करती है ना। उस स्टेज में आने के लिए वो जब तक उस स्टेज में वो आती है तब तक वो कर सकती है उस स्टेज में, ठीक है। और जबकि जो कार्य जो हो रहा है वहां पर जो वर्क हो रहा है उसको करने के योग्य ना रहे अगर वो वस्तु, ठीक है, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा वो मतलब जीरो, उसके मतलब जो आपकी एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है, उस स्थिति में आने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर समझना है। और दूसरा यहाँ पर क्या था, यांत्रिक ऊर्जा जो है वो आपकी विद्युत ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा का योग होती है। तो ये गलत क्यों है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ये आप ध्यान रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा में प्रकाश ऊर्जा का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। समझ लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जा सकता है, परंतु यहाँ पर ये पॉइंट गलत है। बट हाँ, इससे एक क्वेश्चन आपका बन रहा है कि आपकी यांत्रिक ऊर्जा का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हमारा। अच्छा, तो आपको क्या था, पहला वाला ऑप्शन सही था, तो यहाँ पर आप किसमें टिक करेंगे, कौन सा कथन सही है, केवल एक यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। दूसरा है किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर उस वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है, ठीक है। उस वस्तु गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये 2 पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं और सेम एज इट इज ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा ही पूछा गया है कि इनमें से दोनों में से कौन सा कथन जो है वो बिल्कुल सही है, वो आपको इसमें से बताना है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, इसमें भी आपका ओनली फर्स्ट वाला ही सही है। क्यों सही है ये जान लेते हैं कि क्यों सही है। क्योंकि किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, बिल्कुल सही है। क्योंकि जो कार्य होता है वो ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, मतलब जो एनर्जी जो उसमें वो है उसके अकॉर्डिंग, जब किसी वस्तु पर कोई बल इस प्रकार से मतलब लगे कि जो उनका जो परिणामी जो बल होता है वो शून्य ना होके, मतलब जीरो ना होके,
तब उस परिणामी बल द्वारा जो काम किया जाता है वस्तु की ओर, वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑप्शन क्या था, किसी वस्तु की चाल बढ़ने पर वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाता है। भाई ये तो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी यानी आपकी जो गतिज ऊर्जा होती है के ई, जिसको हम बोलते हैं के ई, वो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी होती है वो? हाफ एम वी स्क्वायर यहाँ पर होती है, ये हम सब जानते हैं। जिसमें कि v क्या है, आपका पिंड का वेग है, और जो m है वो क्या है, यहाँ पर आपका जो m है वो है आपका पिंड का द्रव्यमान। तो हम सभी जानते हैं कि वस्तु की चाल को बढ़ाते हैं तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, बढ़ता है, ना कि क्या होता है, कम होता है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसकी अकॉर्डिंग आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा यहाँ पर केवल एक, ठीक है। कौन सा सही हो जाएगा? केवल फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्या है, जब कोई व्यक्ति कील ठोकने, ये कील लिखा है, कील ठोकने के लिए हथौड़े को किसी ऊंचाई तक उठाता है, तब इसमें संचित ऊर्जा कौन सी होती है? आपको बताना है, जब कोई व्यक्ति कील ठोकने के लिए हथौड़े को किसी ऊंचाई तक उठाता है तब उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है, ये आपको बताना है। भाई उठाया ही तो है उसने हथौड़ा, कोई काम थोड़ी ना किया है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा हो गई? स्थितिज ऊर्जा हो गई। कौन सी ऊर्जा हो गई उसमें? स्थितिज ऊर्जा हो गई, ठीक है, समझ आया। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है? कौन सी क्रियाओं में स्थितिज ऊर्जा संग्रहित रहती है? यहाँ पर देखिए ये 4 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं आपको, ठीक है। 4 पॉइंट देख लेते हैं। तीर की धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित ऊर्जा। दूसरा है किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरकर उसकी कमानी में संचित ऊर्जा, ठीक है। तीसरा है स्प्रिंग को खींचने पर उसमें उपार्जित ऊर्जा। चौथा है बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा। इनमें से बताना है कि स्थितिज ऊर्जा किस में संग्रहित है। तो स्थितिज ऊर्जा किस में संग्रहित है? तीर के धनुष की डोरी पर रखकर खींचने में संचित, सिर्फ उसको खींचा ही जा रहा है, इतने तीर जो है छूटा नहीं है, तो ये आपकी हो गई स्थितिज ऊर्जा। दूसरा है किसी खिलौने वाली कार में चाबी भरने पर उसकी कमानी में संचित। चाबी भर दी यानी ऊर्जा उसमें क्या है, अभी सेव है, अभी वो जो कार चली नहीं है, तो ये भी आपकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। तीसरा है स्प्रिंग को खींचने पर, इसमें स्प्रिंग को भी खींचा ही जा रहा है, अभी कोई काम नहीं हो रहा है उस स्प्रिंग से, तो ये भी आपकी क्या हो गई, आपकी स्थितिज ऊर्जा हो गई। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन बहती हुई हवा में निहित ऊर्जा। भाई बहती हुई जो हवा होती है उसमें तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है, ये हम सभी जानते हैं। बहती हुई हवा में कैसी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा। ये ध्यान रख ली, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बहती हुई हवा में कौन सी ऊर्जा संचित होती है, तो बहती हुई हवा में गतिज ऊर्जा होती है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा था स्थितिज ऊर्जा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही है आपका, देख लीजिए 1, 2 और 3, ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा 9th क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? अच्छा, वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? देखिए यहाँ पर ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा और विकिरण ऊर्जा, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। इसमें बताना है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा का, ठीक है, विद्युत शक्ति किसका, वायु शक्ति में, ठीक है। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा आपका वायु शक्ति में, जैसे गतिज ऊर्जा। अभी अभी मैंने बताया था जो वायु होती है, बहती हुई हवा होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। इसमें कौन सा रूप होता है वो विद्युत ऊर्जा का, वो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर, इसमें ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 10th क्वेश्चन देखिए क्या है आज का, ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा देखिए यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, यहाँ पर 2 कथन दिए हैं, ठीक है। एक तो दिया है ऊर्जा को नष्ट तो किया जा सकता है लेकिन ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता। दूसरा है ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है। ये तो हो गया आपका पहला पॉइंट और ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट दिए हैं ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में। अब इनमें से बताना है आपको कि देखिए क्या बताना है कि कौन सा कथन जो है आपका सही है। अब आप बताइए कि इनमें से आपका कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। अच्छा देखते हैं, पहला कथन क्या था आपका, पहला था कि ऊर्जा को नष्ट तो किया जा सकता है लेकिन ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हम सभी जानते हैं कि
दूसरा, चलिए पहले दूसरा पढ़ लेते हैं। ऊर्जा रूपांतरण की अवस्था में निकाय की कुल ऊर्जा कैसी होती है? अपरिवर्तित रहती है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल सही है कि अच्छा, क्यों सही है ये जान लेते हैं। क्योंकि ऊर्जा के संरक्षण के नियम क्या है? बताइए, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है? ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है पहले ऑप्शन में कि ऊर्जा को नष्ट तो किया जा सकता है, ये गलत है। ना तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं, तो पॉइंट ही आपका गलत हो गया है ना। तो ऊर्जा स्थानांतरण का नियम क्या था? ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, किंतु इस क्या कर सकते हैं हम, इस ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है ना। और जो संसार में जितनी भी कुल ऊर्जा का परिमाण क्या होता है? स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये हमको पता होना चाहिए। ये क्या है? ऊर्जा स्थानांतरण का नियम है। तो इस नियम के अकॉर्डिंग आपका ये सेकंड वाला ऑप्शन ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर हम इसमें देखेंगे आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा। केवल ओनली सेकंड वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आपका देखा सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अच्छा, इस चैप्टर के जो कार्य, ऊर्जा और शक्ति से संबंधित कुछ जो ऊर्जा से संबंधित जो पॉइंट हैं आपके, वो यहाँ पर मैंने दिए हैं। वो हैं आपके ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और सागरीय ऊर्जा। तो ज्वारीय ऊर्जा कौन सी होती है? जलीय तरंगों के ऊपर नीचे जाने पर जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो होती है आपकी ज्वारीय ऊर्जा होती है। वो कौन सी ऊर्जा होती है? वो होती है आपकी ज्वारीय ऊर्जा। अच्छा, तरंग ऊर्जा कौन सी होती है? वो समुद्र की सतह पर जो उत्पन्न तरंग होती है ना, जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, उससे जो उत्पन्न ऊर्जा होती है वो होती है आपकी तरंग ऊर्जा। सागरीय ऊर्जा कौन सी होती है? सागरीय ऊर्जा होती है आपकी समुद्र के तल और गहराई के जल की ताप के अंतर के कारण उत्पन्न जो ऊर्जा होगी वो होगी आपकी सागरीय ऊर्जा। फ्रेंड्स, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे ऊर्जा से रिलेटेड लगे वो मैंने नीचे आपको यहाँ पर डाल दिए। अभी इस चैप्टर के और भी कुछ क्वेश्चन हैं जो कि मैं आपको कल की वीडियो में लेकर आऊंगी। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी लोगों से आप चाहते हैं कि अगर उनको भी उनके एग्जाम में हेल्प मिल सके तो इस वीडियो को उन तक भी पहुंचाइए। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको, साइंस के और भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो मेरे RKG एकेडमी चैनल पर जाकर देख सकते हैं आप। ठीक है, तो अब नेक्स्ट एक कौन सी ऊर्जा थी? भूतापीय ऊर्जा। भूमि के तप्त स्थान तथा भूमिगत जल के संपर्क से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है आपकी भूतापीय ऊर्जा। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की वीडियो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके क्लास 9, 10th और 11th में से लिए हैं मैंने। ओके, और जो भी इंपॉर्टेंट थे वही क्वेश्चन मैं लेकर आई हूं जो कि आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आने की संभावना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।